हरिपुर नगर में सेठ ध्यानचंद का बहुत नाम था। उनका कारोबार काफी फैला हुआ और समृद्ध था, जिसे उन्होंने अपने विश्वसनीय कर्मचारियों के बल पर खड़ा किया था, जो कई वर्षों से उनकी सेवा में थे। सेठ ध्यानचंद की एक पुत्री थी, जो न केवल रूपवान बल्कि बुद्धिमान भी थी। रूपा उसका नाम था। रूपा अपने पिता के कारोबार में हर संभव मदद करती थी, या यूं कहें कि उसने सारी जिम्मेदारियां अपने ही कंधों पे ले ली थी। और यह भी सेठ ध्यानचंद की चिंता का कारण था कि आज नहीं तो कल लड़की की शादी करनी है, उसे ससुराल भेजना है, फिर वह घर संसार संभाले या कारोबार। कौन जाने उसके ससुराल में किसी को कारोबार की पड़ी हो या नहीं, यही सब दुविधा रहती थी। इसलिए सेठ जी ने निर्णय लिया कि किसी योग्य व्यक्ति को योग्य तनख्वाह पर अपने कारोबार की जिम्मेदारी देंगे, जो होशियार भी हो और ईमानदार भी, जो सेठ जी की ओर से बिना किसी लालच के कारोबार संभाले और सेठ जी अपनी बेटी के भविष्य पे ध्यान दे सके। सेठ जी ने मुंशी जी को कहा कि तुरंत समाचार फैला दो कि बेहद मेहनती, कुशल और ईमानदार व्यक्ति की हमें जरूरत है। मुंशी जी के कहलवाने पर कई निवेदन आए, लेकिन इनमें से जो उपयुक्त लगे उनमें से 8 लोगों को चुनकर कुछ ही दिनों में मुंशी जी सेठ ध्यानचंद की हवेली पर आए। सेठ जी की हवेली बेहद आलीशान थी और चमेली के फूलों से महक रही थी। मुंशी जी ने सेठ जी को प्रणाम किया, फिर साथ आए सभी युवकों का परिचय करवाया और बातों बातों में हवेली के सुगंधित वातावरण की प्रशंसा भी की। सेठ जी ने कहा कि यह मेरी बेटी रूपा के पसंदीदा फूलों की खुशबू है, चमेली के फूलों की। फिर सेठ जी ने बात आगे बढ़ाई और अपने कारोबार का खुद से संक्षिप्त में विवरण दिया, ताकि सारे अभिभावक अपने काम को ठीक तरह से जान लें कि उनको केवल एक ही व्यक्ति की आवश्यकता है, जो पूरा कारोबार संभाल सके। सबसे प्रश्न उत्तर भी किए, लेकिन उनकी होशियारी और ईमानदारी के लिए परीक्षा लेने का निर्णय लिया। सेठ जी जानते थे कि उनकी बेटी को इनमें से किसी ने नहीं देखा, इसलिए उन्होंने मुंशी जी से कहा कि रूपा से जाकर कहिए कि अपनी 7 सहेलियों के साथ आए और जैसा उसने अपना पसंदीदा श्रृंगार किया है, बाकी से भी कहे कि अपनी अपनी रुचि अनुसार श्रृंगार करके आए। कुछ समय बाद सारी लड़कियां आ गई। रूपा की सहेलियां भी सुंदर थी और उसी की तरह साजो श्रृंगार के साथ आई थी। सेठ जी ने कहा, आप सब में से जो भी मेरी बेटी को पहचान लेगा, वह पहली परीक्षा में पास हो जाएगा। इसके बाद एक और परीक्षा होगी और वही निर्णायक होगी। सारे लड़के आनंद फानंद में लड़कियों के सामने खड़े हो गए और बार बार अपनी जगह बदलते रहे, क्योंकि सभी लड़कियां श्रीमंत परिवार से नजर आ रही थी। रूपा बुद्धिमान थी, जो अपने पिताजी की परीक्षा समझ गई। उसे यकीन था कि सब हारेंगे, लेकिन एक युवक रूपा के सामने आकर खड़ा रह गया, जिसने एक बार भी अपनी जगह नहीं बदली। रूपा उस लड़के को अचानक अपने सामने देखकर चौंक गई और उस युवक के सुंदर चेहरे से अपनी नजरें जल्दी हटा न सकी, लेकिन कुछ ही देर बाद शर्म से नजरें नीची कर ली। आज तक उसने ऐसी भावनाएं महसूस नहीं की थी। उसे कोई अनजानी खुशी मिल गई थी। सेठ जी ने उस युवक को, जिसका नाम सुजीत था, उसे शाबाशी दी और अपनी बेटी को सही से पहचान लेने की वजह पूछी। तब सुजीत ने कहा कि आपने अपनी पुत्री से कहलवाया था कि जिस प्रकार वह अपनी रुचि से श्रृंगार करके गई थी, उसी प्रकार उनकी सहेलियां अपनी अपनी रुचि के अनुसार सज कर आए, क्योंकि आपने जाते समय अपनी पुत्री को देखा था कि वह अपनी रुचि के फूलों से, यानी चमेली से बालों को सजा कर गई थी, और बाकी युवतियों ने अपनी अपनी रुचि अनुसार अलग अलग फूलों से खुद को सजाया है। और अपनी पुत्री के विषय में आपने केवल एक ही बात हमें बताई थी कि उन्हें चमेली के फूल पसंद है। यह सुनकर रूपा सुजीत की इस बुद्धिमानी से प्रभावित हो गई और सेठ जी ने फिर से उसे शाबाशी दी। बाकी सभी युवकों का जोश ठंडा पड़ चुका था। सेठ जी ने इसे भाप लिया और कहा, यह कोई निर्णायक परीक्षा नहीं थी, वह तो अभी बाकी है, जिसमें जो भी उत्तीर्ण हुआ
उसे ही इस कारोबार की डोर संभालने मिलेगी। सबके चेहरों पर फिर से एक जोश चढ़ा, लेकिन इस बार बाकी कोई इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था, किसी भी कीमत पर नहीं। और सेठ जी ने सबकी इस अधीरता को भी भाप लिया। सेठ जी ने कुछ बंद डिब्बे मंगवाए जिसमें मुद्राएं जमा करने के लिए केवल एक छेद होता है, मुद्राएं अंदर डालने के लिए, जिसे निकालने के लिए डिब्बे को पूरी तरह खोलना ही पड़े। सेठ जी ने सारे डिब्बे को आगे पीछे करके सबको एक एक डिब्बा दिया और कहा, यही डिब्बा आपकी और मेरी किस्मत का फैसला करेगा। जिसके भी डिब्बे में पूरी 5 चांदी की मुद्राएं होगी वही इस परीक्षा में सफल होगा। किसी को अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं था, क्योंकि अगर किस्मत को साथ ही देना होता तो पहली परीक्षा में असफल ही क्यों होते, ऐसा सबने सोचा। लेकिन सुजीत के दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसने सोचा कि होशियारी की परीक्षा तो हो चुकी और किस्मत के भरोसे तो यह परीक्षा सेठ जी रखेंगे नहीं, तो देखते हैं। और उसकी नज़र रूपा पर पड़ी, जो न जाने कब से उसे चोरी चोरी देख रही थी। दोनों ने अपनी अपनी नजरें हटा ली और रूपा मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि इस परीक्षा में सुजीत की ही जीत हो। अब प्रश्न प्रेम और चतुराई का था, और यहाँ बाकी सारे युवक परेशानी से बेहाल हो रहे थे। सब अपने अपने डिब्बे हिलाकर देख रहे थे कि कितनी मुद्राओं की आवाज आती है, लेकिन आवाज से लग रहा था कि 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही सिक्के थे अंदर। सभी परेशान थे, पर कोई अपनी परेशानी दिखा नहीं रहा था। हर कोई अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाने की कोशिश कर रहा था। सबको आराम से सोचने का अवसर और एकांत दिया गया, और सबने चुपके से एक एक या 2 सिक्के उस डिब्बे के छेद से डिब्बे में डाल दिए, ताकि डिब्बे में चांदी के 5 सिक्के हो जाए। सबके बंद डिब्बों को सबके सामने ही चाबी से खोला गया, तो किसी के डिब्बे में 6 सिक्के थे, तो किसी के डिब्बे में 7, तो किसी के 8। सिर्फ सुजीत के ही डिब्बे में 5 सिक्के निकले। सब चौंक गए। तब सेठ जी ने कहा कि सभी के डिब्बों में 5-5 सिक्के ही थे, लेकिन कुछ सिक्कों को डिब्बे से चिपका दिया गया था, ताकि वो डिब्बे में उछले नहीं और उनकी आवाज ना हो। और सिर्फ सुजीत ने ही ईमानदारी से अपने डिब्बे को ज्यों का त्यों रखा, इसलिए वही विजेता है। यह सुनकर रूपा से रहा ना गया और उसने खुशी के मारे तालियां बजा दी। सेठ जी ने रूपा की ओर देखा। रूपा की आंखों में एक अलग खुशी और चमक थी, जो सुजीत को देखने से आ रही थी। सेठ जी रूपा को इतना खुश देखकर उसके पास गए और उसकी खुशी देखकर मुस्कुराने लगे। रूपा शर्मा गई और अपने पिता के गले लग गई। पिता ने भी प्यार से रूपा के सिर पे हाथ रखकर मंजूरी दे दी। फिर कुछ ही दिनों में सुजीत के कारोबार को ठीक से संभालते ही रूपा और सुजीत की शादी धूमधाम से कर दी।